रात का समय था। बाहर चारों ओर बर्फीली हवा सनसनाकर बह रही थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था, रात और अधिक गहरी होती जा रही थी। ठंड कड़कड़ाकर बढ़ती जा रही थी। ऐसे में कच्चे मकान के भीतर गरीब शांति देवी और उनके पति रामदयाल का बड़ा सा परिवार किसी तरह एक ही रजाई में रात गुजार रहा था। शांति देवी ठंड से कांपते हुए बोली, हे भगवान, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। रजाई के भीतर भी शरीर सुन्न पड़ता जा रहा है। ठंड से कांपते हुए रामदयाल की नींद खुली। उन्होंने देखा कि उनके ऊपर से रजाई खिसक चुकी थी। अजीब हाल है, वे बुदबुदाए। दिन भर भयंकर ठंड में मेहनत करो और रात में ढंग से सोने के लिए पूरी रजाई भी नसीब न हो। हर बार मुझे ही नंगा कर दिया जाता है। कांपते हाथों से रामदयाल ने रजाई अपनी ओर खींच ली और फिर से लेट गए। उधर टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा शांति देवी को लगने लगी। वे झुंझलाकर बोली, हे भगवान, इस बुढ़ऊ का स्वभाव कितना बदल गया है। जब देखो रजाई दबाकर सो जाता है। अरे भाग्यवान, तुम्हारी तरफ भी तो रजाई है, रामदयाल ने कहा। जैसे रजाई 100 फीट लंबी हो, शांति देवी ने ताना मारा। दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ने लगी। रामदयाल झुंझलाकर बिना रजाई के ही करवट लेकर सो गए। तभी झगड़े की आवाज़ सुनकर घर के बाकी लोग भी जाग उठे। बहू सुनीता बोली, माँ बाबूजी, क्या हो गया? इतनी रात में झगड़ा क्यों? सरस्वती ने धीमे स्वर में कहा, मुझे झगड़े का शौक नहीं है। नींद वैसे ही हल्की है, ऊपर से ठंड और रजाई भी नहीं मिलती। दादी ने समझाते हुए कहा, अब बस करो, बच्चों को सुबह स्कूल जाना है। वास्तव में शांति देवी का परिवार बहुत बड़ा था। 3 बेटे, बहुएं और उनके बच्चे, कुल 13 सदस्य। एक रजाई और ओढ़ने वाले इतने अधिक, ऐसे में परेशानी होना स्वाभाविक था। बच्चा ठंड से रोने लगा। पूजा ने उसे गोद में लेते हुए कहा, शायद ठंड लग रही है, इसे अच्छे से ढक दो। सरस्वती बाहर झांक कर बोली, आज तो ओस भी बहुत गिर रही है। ऐसे मौसम में बच्चों को संभालना सबसे कठिन होता है। इससे पहले कि ठंड और बढ़े, घर में एक रजाई और आ जानी चाहिए। बड़े बेटे राकेश ने धीरे से कहा, माँ, इस समय काम बहुत कम है, तनख्वाह भी रुकी हुई है, थोड़ा सब्र करिए, जैसे ही पैसे आएंगे रजाई ले आएंगे। कावेरी बोली, तब तक मैं नीचे चटाई बिछाकर सो जाती हूँ, ताकि बाकी लोगों को रजाई मिल जाए। घर में बिछाने को ढंग का बिस्तर भी नहीं था। जूट की बोरी से बिस्तर बनाया गया, फिर साड़ियों और पुराने कपड़ों से किसी तरह ठंड से बचने का जुगाड़ किया गया। इसी तरह हर रात रजाई की खींचातान में गुजर जाती थी। सुबह सबके शरीर ठंड से अकड़े होते। एक दिन पड़ोस की अमीर महिला ऋचा अपनी नई मखमली रजाई सुखा रही थी। उसे देखकर बहुओं के मन में टीस उठी। ऋचा ने घमंड से कहा, ये रजाई तुम्हारी औकात से बाहर है। तुम लोग तो सालों से एक ही फटी रजाई चला रहे हो। उसकी बातों ने शांति देवी का मन तोड़ दिया। उन्होंने कहा, गरीबी भी क्या चीज़ है, इंसान को हर जगह नीचा दिखाया जाता है। कुछ दिन बाद ठंड और बढ़ गई। कोहरे से ढकी सुबह में तीनों बेटे काम पर निकले। कारखाने में सेठ बलराम हीटर के पास बैठा गाजर का हलवा खा रहा था, जबकि मजदूर ठंड से कांप रहे थे। काम के बाद सेठ ने कपड़ों की कतरन कूड़े में फेंकने को दी। बेटे उन्हें घर ले आए। घर आकर देखा तो बच्चे रजाई के लिए झगड़ते हुए उसे फाड़ चुके थे। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई। मजबूरी में बोरी ओढ़कर सोना पड़ा, जिससे बच्चों को खुजली हो गई। ये देखकर बहुओं की आंखें भर आईं। अगले दिन बहुओं ने पुरानी रजाई की रुई निकाली, पड़ोसियों से कपड़े लिए, जंगल से कपास जैसी घास लाई और ऊनी कपड़ों को उधेड़कर रजाई भरने लगी। कई दिनों की मेहनत के बाद अंततः 100 फीट लंबी और चौड़ी रजाई तैयार हुई। उस रात पूरा परिवार उसी रजाई में बैठकर खाना खाता है और सुकून से सोता है। घर में गर्माहट और संतोष भर जाता है। शांति देवी मुस्कुराकर बोलीं, आज पहली बार ठंड में चैन की नींद आएगी। और सचमुच उस 100 फीट लंबी रजाई ने केवल ठंड ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के जीवन में थोड़ी सी राहत और खुशहाली भर दी।